आज इस वीडियो में हम लोग लर्निंग आउटकम और उसके प्रकार यानी कि लर्निंग आउटकम को हम कैसे वर्गीकृत करेंगे के बारे में जानेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो अब आपको शिक्षक डायरी भरनी है उसमें जो आपको टीचिंग प्लान बनाना है वो लर्निंग आउटकम के ही आधार पर बनाया जाएगा। तो इस वजह से लर्निंग आउटकम क्या है और इसके क्या प्रकार हैं, उनको कैसे हम परिभाषित करेंगे, ये जानना अति आवश्यक है। तो देखिए, इस कड़ी में सबसे पहले हम बात करते हैं कि लर्निंग आउटकम यानी कि लर्निंग आउटकम का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है कि लर्निंग आउटकम को दूसरे शब्दों में सीखने संबंधी परिणाम या सीखने का प्रतिफल या अधिगम परिणाम या अपेक्षित दक्षताएं भी कहते हैं। यानी कि बच्चों के सीखने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम लर्निंग आउटकम कहते हैं। सीखने का जो प्रतिफल होता है यानी कि सीखने के एवज में जो बच्चे प्राप्त करते हैं उसे लर्निंग आउटकम कहते हैं। जो बच्चे सीखते हैं उसका जो परिणाम होता है उसे लर्निंग आउटकम कहते हैं। और जो अपेक्षित दक्षताएं होती हैं यानी कि जब भी हम किसी कक्षा को पढ़ाते हैं तो उस कक्षा से जो हमारी उम्मीदें होती हैं कि बच्चों को ये चीजें आनी चाहिए, उसे लर्निंग आउटकम कहा जाता है। परिभाषा के तौर पर अगर बात करें तो देखिए, इसमें जो पहली परिभाषा है वो ये है कि कक्षा कक्ष शिक्षण के बाद छात्र छात्राओं द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशल को ही लर्निंग आउटकम कहते हैं। देखिए, जब कभी भी शिक्षक किसी उद्देश्य को लेकर कक्षा कक्ष शिक्षण करता है तो कक्षा कक्ष शिक्षण के बाद जो प्रतिफल प्राप्त होता है यानी कि बच्चों के तरफ से जो सकारात्मक प्रतिपुष्टि मिलती है उसे ही लर्निंग आउटकम कहा जाता है। इसमें जो अगली परिभाषा है वो ये है कि शिक्षण के उपरांत बच्चों द्वारा अर्जित ज्ञान के द्वारा बच्चों के व्यवहार में जो जो परिवर्तन या बदलाव आते हैं उसे लर्निंग आउटकम कहा जाता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर शिक्षक किसी उद्देश्य को लेकर कक्षा कक्ष शिक्षण करता है तो बच्चों ने जो अर्जित ज्ञान प्राप्त किया है उसके बाद जो बच्चों में व्यवहार परिवर्तन होता है कि जैसे अगर बच्चों को जोड़ घटाना नहीं आता है और अगर शिक्षक बच्चों को जोड़ घटाना सिखाता है तो उसके बाद जो बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आता है कि पहले उनका एटीट्यूड क्या था जब उनको जोड़ और घटाना के सवाल दिए जाते थे, और अब जबकि वो सीख चुके हैं तो उसके बाद जो उनके व्यवहार में परिवर्तन आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लर्निंग आउटकम कहते हैं। अब आइए हम लर्निंग आउटकम के प्रकार यानी कि इसको कैसे वर्गीकृत करेंगे के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने लर्निंग आउटकम के 3 प्रकार बताए हैं। इसमें पहला है केंद्रिक लर्निंग आउटकम, दूसरा है नेस्टेड लर्निंग आउटकम और तीसरा है उप लर्निंग आउटकम। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि ये जो तीनों लर्निंग आउटकम है इनको हम कैसे समझेंगे। तो देखिए, इसमें जो केंद्रिक लर्निंग आउटकम है इसे फोकल लर्निंग आउटकम भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो केंद्रिक लर्निंग आउटकम होता है वो एक व्यापक दृष्टिकोण होता है, यानी कि ये कॉम्प्रहेंसिव हाइपोथेसिस है। इसको मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया है कि जैसे बच्चे अपने परिवेश में वस्तुओं की मात्रा बताने के लिए उन्हें जोड़ व घटा लेते हैं। कि अगर बच्चों से ये पूछा जाए कि उनके परिवेश में कितनी गाय हैं यानी कि उनके घर पे उनके आसपास बताएं कि वो कितनी गाय हैं, कितनी भैंस हैं, है ना, इस टाइप से हम किसी भी वस्तु को पूछते हैं तो बच्चे उनकी जो मात्रा है उन्हें जोड़ या घटाकर बता सकते हैं। तो देखिए, ये एक व्यापक दृष्टिकोण है कि अगर आप इन लाइनों को पढ़ेंगे तो केवल इतनी बातें पता चल रही कि उनके आसपास जो भी वस्तुएं हैं उनकी मात्राओं को वो जोड़ और घटा के बता सकते हैं। इसमें किन वस्तुओं को जोड़ते हैं, किन वस्तुओं को घटाते हैं, ये चीज स्पष्ट नहीं हो रही है। तो ये एक व्यापक दृष्टिकोण है, यानी कि एक बड़े पैमाने पर हम एक रिजल्ट को बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, जो यहाँ पर नेस्टेड लर्निंग आउटकम लिखा हुआ है, मैं अभी अगले पन्ने पर इन चीजों को और एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, वहां पर आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को आगे जरूर देखिएगा। इसमें जो आगे लिखा है कि नेस्टेड लर्निंग आउटकम यानी कि लर्निंग आउटकम का जो दूसरा प्रकार है उसमें लिखा गया है कि केंद्रिक लर्निंग आउटकम के अंतर्गत नेस्टेड लर्निंग आउटकम सीधे तौर पर शिक्षण प्रक्रियाओं को दिशा देने तथा शिक्षण में सुधार की दृष्टि से विकसित किए गए हैं। देखिए, जो नेस्टेड लर्निंग आउटकम होता है वो केंद्रिक लर्निंग आउटकम का ही पार्ट होता है, यानी कि उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग हो जाती है। यहाँ पर जो चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताया कि बड़े पैमाने पे थी, तो उन बड़े पैमानों पे हम किन की बात कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग हो जाती है। देखिए, इसका एग्जाम्पल मैंने बताया। देखिए, ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, वो इसी जो केंद्रिक लर्निंग आउटकम में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था उसी के बिहाफ पे, यानी कि इसी की डिटेलिंग हम करने वाले हैं। देखिए, इसमें पहला जो एग्जाम्पल है वो ये है कि बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं जैसे कितने पेड़, कितने जानवर आदि को जोड़कर बता लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने जो पहला एग्जाम्पल दिया था केंद्रिक लर्निंग आउटकम में, वहां पर हमने ये कहा था केवल कि परिवेश की वस्तुओं को की मात्रा को जोड़ व घटाकर बताते हैं। तो किन वस्तुओं को जोड़ घटाकर बताते हैं वो देखिए यहाँ पर नेस्टेड लर्निंग आउटकम में है, यानी कि वो बता लेते हैं कि उनके परिवेश में कितने पेड़ हैं, कितने जानवर हैं, उनको जोड़कर या घटाकर बता सकते हैं। इसमें जो दूसरा एग्जाम्पल है वो ये है कि बच्चे किसी जगह
घटना या प्रक्रिया में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या को जोड़कर बता लेते हैं कि अगर उनके परिवेश में या उनके आसपास कोई शादी होती है या कोई भी फंक्शन होता है, तो अगर हम पूछते हैं कि वहां पर कितने बच्चे थे, कितने बड़े लोग थे, तो उनकी जो मात्रा है वो उनको गिनकर, उनको जोड़कर बता लेते हैं। तो यहां पर स्पष्ट हो रहा है इन दोनों एग्जाम्पलों में कि किन की संख्याओं की बात की जा रही है। अब आइए बात करते हैं कि लर्निंग आउटकम का जो तीसरा प्रकार है, उप लर्निंग आउटकम, या इसे आप सब लर्निंग आउटकम भी कह सकते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि जो नेस्टेड लर्निंग आउटकम होते हैं वो केंद्रित लर्निंग आउटकम के ही अंतर्गत आते हैं, यानी कि उन्हीं का एक पार्ट होता है। तो ठीक इसी तरह से जो उप लर्निंग आउटकम होते हैं वो नेस्टेड और केंद्रित लर्निंग आउटकम का ही पार्ट होता है, यानी कि उनकी और अच्छी डिटेलिंग हो जाती है। यहाँ पर हमने लिखा है, देखिए कि नेस्टेड आउटकम के अंतर्गत उप आउटकम निहित होते हैं, यानी कि इन्हीं नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स के अंदर क्या होते हैं, उप लर्निंग आउटकम्स होते हैं, जिसके आधार पर शिक्षक शिक्षण करता है। यानी कि अब यहाँ पर हमें स्पष्ट हो रहा है कि उप लर्निंग आउटकम के ही आधार पर कक्षा कक्ष शिक्षण होता है, यानी कि जो उप लर्निंग आउटकम होते हैं वो सीधे तौर पर कक्षा कक्ष शिक्षण से जुड़े होते हैं। यानी कि हमने देखिए पहले वाले एग्जाम्पल में बताया कि परिवेश की वस्तुओं को मात्रा के रूप में बताते हैं, उन्हें जोड़ घटाकर बताते हैं। दूसरे वाले एग्जाम्पल में यानी कि नेस्टेड लर्निंग आउटकम के उदाहरण में हमने बताया कि किन चीजों को जोड़ घटा के बताते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर उप लर्निंग आउटकम में यह आएगा कि उन्हें कैसे जोड़ते हैं, मतलब अगर जोड़ के बताते हैं तो किन को जोड़ के बताते हैं, वो प्रैक्टिकली आपके सामने आएगा। देखिए जैसे इसमें पहला एग्जाम्पल है कि बच्चे 1 से 9 तक की ठोस वस्तुओं को जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये चीज प्रैक्टिकल है, यानी कि हम अगर बात करते हैं कि बच्चे किन्हीं वस्तुओं को जोड़ लेते हैं, मतलब व्यक्तियों को जोड़ लेते हैं, पेड़ों को जोड़ लेते हैं, तो कैसे जोड़ते हैं, मतलब उनको हम क्या कर रहे हैं, मात्रा के रूप में दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि बच्चे 1 से 9 तक की ठोस वस्तुओं को जोड़ लेते हैं। अब हमें अगर बताना हो कि बच्चे स्पेसिफिकली कि अगर वो जोड़ रहे हैं तो किन चीजों को जोड़ रहे हैं, क्या उनकी रेंज है, कितनी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ लेते हैं या 1 अंकों की संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 1 अंकों की संख्याओं को भी जोड़ लेते हैं, तो कहां से कहां तक जोड़ लेते हैं। अब देखिए ये चीजें प्रैक्टिकली हो रही है, यानी कि यही चीज हम कक्षा कक्ष में करवाते हैं। इसमें जो दूसरा एग्जाम्पल है कि बच्चे 10 से 99 तक की संख्याओं को जोड़ लेते हैं, यानी कि 2 अंक का जोड़ भी बच्चों को आता है। तो ये चीजें सीधे कक्षा कक्ष शिक्षण से जुड़ी होती हैं और ये उप लर्निंग आउटकम्स के अंतर्गत आती हैं। अब आपको एक चीज और बताने की, जो केंद्रित लर्निंग आउटकम होता है वो एक व्यापक दृष्टिकोण है, यानी कि अगर एक लर्निंग आउटकम है तो उसके कितने नेस्टेड लर्निंग आउटकम हो सकते हैं। देखिए उसके जो नेस्टेड लर्निंग आउटकम होते हैं वो 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, और जो उप लर्निंग आउटकम की संख्या होती है वो नेस्टेड लर्निंग आउटकम की संख्याओं से ज्यादा होती है। अब देखिए एम क्या होता है, देखिए जब हम उप लर्निंग आउटकम्स के आधार पर शिक्षण योजना बनाते हैं और बच्चों से उन लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति करवाते हैं, तो जैसे अगर हमने सारे उप लर्निंग आउटकम्स के आधार पर जितने भी शिक्षण योजनाएं बनाई हैं, तो उसके आधार पर हमें क्या होता है कि नेस्टेड लर्निंग आउटकम प्राप्त होते हैं। यानी कि जब ये कंप्लीट होगा, उप लर्निंग आउटकम कंप्लीट होगा, तो नेस्टेड लर्निंग आउटकम की प्राप्ति होती है। और जब हम सारे नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करवा लेते हैं, तो जो हमारा केंद्रित लर्निंग आउटकम है, जो हमारा एक व्यापक दृष्टिकोण है, वो हम बच्चों के माध्यम से प्राप्त करवा लेते हैं। आइए अब मैं आपको अगले पन्ने पर आपको और डिटेल में समझाता हूं कि केंद्रित लर्निंग आउटकम, नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम क्या होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि लर्निंग आउटकम भाषा विकास के 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है। वो जो 4 बुनियादी पहलू है वो क्या क्या है, सुनना और बोलना, पढ़ना और लिखना, यहाँ पर जो अगला है वो है भाषा संरचना और व्याकरण, और जो अंतिम है वो है कल्पना और सृजनशीलता। और आप ये भी जानते हैं कि भाषा विषय में कितने केंद्रित लर्निंग आउटकम होते हैं, तो उनकी संख्या भी 4 होती है। तो वो जो 4 केंद्रित लर्निंग आउटकम होते हैं वो इन्हीं बुनियादी पहलुओं पर आधारित हैं। यानी कि सुनना और बोलना पर एक क्या होता है, केंद्रित लर्निंग आउटकम आधारित होता है, पढ़ना और लिखना पर एक केंद्रित लर्निंग आउटकम आधारित होता है, भाषा संरचना और व्याकरण पर एक केंद्रित लर्निंग आउटकम आधारित होता है, और कल्पना और सृजनशीलता पर एक केंद्रित लर्निंग आउटकम आधारित होता है। यानी कि भाषा में हमारे 4 प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम्स होते हैं। तो इसमें जो एक एक करके हम इनको समझते हैं। देखिए इसमें सुनना और बोलना के अंतर्गत जो केंद्रित लर्निंग आउटकम होता है वो ये होता है कि बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का उपयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों, कैसे, अगर पर आधारित का उत्तर देते हैं। तो देखिए इसी तरह से क्या होता है कि पढ़ना और लिखना, भाषा संरचना और व्याकरण और कल्पना और सृजनशीलता के अंतर्गत भी क्या होते हैं कि 3 और केंद्रित लर्निंग आउटकम्स होते हैं। देखिए यहां पर आपके 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि लर्निंग आउटकम भाषा विकास के कितने बुनियादी पहलुओं पर आधारित है, तो 4 बुनियादी पहलुओं पर आधारित है। वो हमने आपको एक एक करके बता दिए, जैसे सुनना, बोलना वगैरह वगैरह। और हमने ये भी बताया कि भाषा विषय में कितने प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम्स होते हैं, तो वो 4 होते हैं। तो वो 4 किन के आधार पर होते हैं, वो इन्हीं बुनियादी पहलुओं के आधार पर होते हैं। तो देखिए यहां पर हमें एक केंद्रित लर्निंग आउटकम मिल गया। क्या मिल गया,
कि बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का उपयोग करते हैं और खुले प्रश्नों क्यों कैसे अगर पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो देखिए ये एक केंद्रिक लर्निंग आउटकम होता है। तो इस केंद्रिक लर्निंग आउटकम का क्या नेस्टेड लर्निंग आउटकम होगा, क्या उप लर्निंग आउटकम होगा, आइए इससे आप समझते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है कि सुनना और बोलना जो आपका बुनियादी पहलू है मतलब भाषा विकास का, उसके अंतर्गत जो केंद्रिक लर्निंग आउटकम है वो क्या है कि बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं, खुले प्रश्न क्या क्यों कैसे अगर पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो देखिए ये आपका केंद्रिक लर्निंग आउटकम हो गया। अब इसका जो नेस्टेड लर्निंग आउटकम होगा वो क्या क्या होगा। तो देखिए इसमें देखिए जो पहला नेस्टेड लर्निंग आउटकम है वो क्या है कि बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं। देखिए यहां पर लिखा गया था कि बच्चे मुखर हैं, वे सुनकर समझते हैं, अपनी अभिव्यक्ति के लिए मौखिक विधाओं का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इसी चीज की डिटेलिंग हो रही है यहां पर यह कहा जा रहा है कि बच्चे सुनकर अपनी भाषा में सहजता से उत्तर देते हैं, कि किसी चीज को सुनते हैं तो सहजता से उसका जवाब देते हैं। इसमें जो दूसरा नेस्टेड लर्निंग आउटकम है वो ये है कि बच्चे अपने घर परिवार और आसपास पड़ोस की वस्तुओं, पशु पक्षियों, दुकान बाजार के बारे में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। देखिए ऊपर ये कहा गया था कि वो मुखर हैं, वो अपनी अभिव्यक्ति देते हैं कुछ भी सुनकर। तो किन चीजों की अभिव्यक्ति देते हैं, किन चीजों के बारे में बताते हैं, देखिए उसकी डिटेलिंग हुई है। तो यहां पर यह है कि अपने आसपास के जो वस्तुएं हैं, पशु पक्षी हैं, दुकान है, बाजार है के बारे में जितने भी प्रश्न उनसे पूछे जाते हैं उसकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है वो करते हैं। इसमें जो अगला एग्जांपल है वो है कि बच्चे कविता कहानियों को हाव भाव के साथ में सुनाते हैं, यानी कि बच्चों को जो कविता कहानियां सुनाई जाती हैं उनको हाव भाव से वो प्रेजेंट करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति वो हाव भाव के माध्यम से करते हैं। तो आपने देखा यहां पर कि यहां पर जो केंद्रिक लर्निंग आउटकम था ये एक व्यापक दृष्टिकोण था, इसकी डिटेलिंग किसमें हुई, नेस्टेड लर्निंग आउटकम में हुई। अब इस नेस्टेड लर्निंग आउटकम में जो जो बातें कही गई इसकी जो डिटेलिंग होगी वो उप लर्निंग आउटकम में होगी, वो आगे देखते हैं। यहां पर जो उप आउटकम है यानी कि जो नेस्टेड लर्निंग आउटकम के अंतर्गत जो आपका उप लर्निंग आउटकम है वो क्या क्या है। देखिए इसमें पहले कि बच्चे समान व असमान ध्वनियों को पहचान लेते हैं एवं उनमें अंतर कर लेते हैं, जैसे घंटी की आवाज, ढोल की आवाज। देखिए हमने ऊपर केंद्रिक लर्निंग आउटकम और नेस्टेड लर्निंग आउटकम में कहा था कि जो बच्चे जो भी सुनते हैं कि वो उसकी उचित प्रतिक्रिया देते हैं। तो किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं, उनसे क्या पूछा जाता है तब वो क्या जवाब देते हैं, तो उसका उत्तर आपको उप लर्निंग आउटकम में मिलेगा। यानी यहां पर लिखा था कि बच्चे समान व असमान ध्वनियों को पहचान लेते हैं, कि एक समान की ध्वनि या अलग अलग ध्वनियों को वो पहचान लेते हैं, उसमें अंतर कर लेते हैं। जैसे देखिए अगर घंटी बजाई जाए तो घंटे की आवाज को वो समझ पाएंगे, जब ढोल बजाया जाएगा तो इन दोनों की आवाजों में वो अंतर स्पष्ट कर पाएंगे, वो बता पाएंगे कि कौन किस चीज की आवाज है। इसमें अगला जो एग्जांपल है वो ये है कि बच्चे सुनकर समान ध्वनि वाले शब्दों को पहचान लेते हैं। देखिए अगर उनके सामने समान ध्वनि के शब्द बताए जाए, तन मन बन इस तरह के शब्द उनके सामने बोले जाए तो उनको वो समझ लेते हैं। इसमें जो थर्ड एग्जांपल है वो ये है कि बच्चे शब्दों को सुनकर शब्दांशों को अलग अलग कर लेते हैं, कि अगर कोई शब्द उनके सामने रखा जाए, जैसे अगर हमने माला लिखा यानी तो उसमें से क्या करेंगे, वो शब्दांशों को अलग अलग कर देंगे, माँ को अलग कर देंगे, ला को अलग कर देंगे। अगर हमने घर कहा तो इस शब्द में से शब्दांशों को अलग कर लेंगे, घ को अलग कर लेंगे, रौ को अलग कर लेंगे। इसमें जो अगला है कि बच्चे ध्वनि सुनकर वर्णों को अलग कर लेते हैं, कि अगर उनके सामने एक ध्वनि रखी जाए तो उसके वर्णों को अलग कर लेंगे। जैसे हमने माँ कहा तो उसमें से मौ को अलग कर लेंगे, उसमें जो मात्रा लगी हुई है यानी उसमें जो स्वर आता है उसे वो अलग कर लेंगे। ऐसे ला कहा गया तो लौ को अलग कर लेंगे, आ की मात्रा को अलग कर लेंगे। तो यानी कि ध्वनियों में से भी वो वर्णों को अलग कर लेते हैं। इसमें जो अगला एग्जांपल है कि बच्चे सरल निर्देश को सुनकर अनुक्रिया देते हैं, जैसे बायां हाथ उठाओ, बस्ते से किताब निकालो, कि अगर उनको सरल निर्देश दिए जाए, कुछ करने के लिए कहा जाए तो उन निर्देशों का भी पालन वो कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उप लर्निंग आउटकम्स में हमने जितने लर्निंग आउटकम्स बताए इन्हीं पर कक्षा कक्ष शिक्षण में कार्य होता है। इन्हीं लर्निंग आउटकम्स की प्राप्ति हम बच्चों के माध्यम से करवाते हैं, जिसके आधार पर हमें नेस्टेड और केंद्रिक लर्निंग आउटकम की प्राप्ति होती है। अब आइए बात करते हैं कि गणित विषय में कितने प्रमुख केंद्रिक लर्निंग आउटकम होते हैं, उनके क्या नेस्टेड लर्निंग आउटकम होने चाहिए और उसके आधार पर क्या उप लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए पर बात की जाए। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि भाषा विकास के 4 बुनियादी पहलुओं पर 4 प्रमुख केंद्रिक लर्निंग आउटकम आधारित होते हैं, ठीक उसी तरह गणित विषय में भी 5 प्रमुख केंद्रिक लर्निंग आउटकम होते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 संख्याओं में इनकी जो संख्या है वो 5 है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ये आपके आधारशिला मॉड्यूल में भी दिए गए हैं। अब देखिए इसमें जो पहला केंद्रिक लर्निंग आउटकम है कि बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। अब इसके आधार पर क्या नेस्टेड लर्निंग आउटकम होने चाहिए, क्या उप लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए, इसको मैंने एक चार्ट के माध्यम से दिखाया है, आप इसका अध्ययन कर लीजिए। जैसे मैंने आपको पीछे हिंदी विषय में किसी एक केंद्रिक लर्निंग आउटकम के आधार पर नेस्टेड लर्निंग आउटकम और उप लर्निंग आउटकम को बताया है, आप जब इस चार्ट को देखेंगे तो आप इस केंद्रिक लर्निंग आउटकम के आधार पर समझ पाएंगे कि क्या नेस्टेड लर्निंग आउटकम है और क्या उप लर्निंग आउटकम है।
देखिए, गणित विषय में जो 5 प्रमुख केंद्रित लर्निंग आउटकम है, उसमें से जो पहला केंद्रित लर्निंग आउटकम है वो ये है, बच्चे अपने परिवेश को मात्रात्मक रूप से देखने व समझने के लिए संख्याओं का प्रयोग करते हैं। अब इसके देखिए नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। देखिए इनकी संख्या मैंने 1 2 3 4 और केवल 4 ही है। इसके बाद जो इसके उप लर्निंग आउटकम्स होने चाहिए, यानी कि इन नेस्टेड लर्निंग आउटकम्स और केंद्रित लर्निंग आउटकम्स को हम कैसे प्राप्त करेंगे, उसके लिए हमारे क्या उप लर्निंग आउटकम होंगे, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो तीनों तरह के जो टाइप्स ऑफ लर्निंग आउटकम आपको बताए, उनको आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। अगर अभी भी इसमें अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जो भी परेशानियां हैं उसका निस्तारण कर सकूं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको प्रॉपरली टाइम से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए